50,000 करोड़ रुपए का व्यापार 45 दिन में होगा प्रयागराज में। लेकिन जो महत्ता प्रयागराज के एक महाकुंभ की है, कुंभ की है, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को विश्व के सामने रखने की, ये एक अद्भुत स्थान है। कोई आतंकवादी घटना न घटने पाए, इस तरह का कहीं भी कांग्रेगेशन दुनिया में नहीं है जो मानवता से परिपूर्ण हो। मालवा के राजा आते थे, काशगर के राजा आते थे, तो यहाँ अध्यात्म भी है, परंपरा भी है, अपनी आत्मा की शुद्धि भी है, मन की शांति भी है। मैं कह सकती हूँ कि अगर कुंभ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन सिंह द फर्स्ट विटनेस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में भारत की सुविख्यात नेत्री और प्रयागराज से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी मौजूद हैं। नमस्कार मैम, आप महाकुंभ के पर्व और इसके आयोजन की दिव्यता को किस तरह से देखती हैं? देखिए, भारतीय परंपरा में कुंभ का एक विशेष स्थान है। 4 स्थानों पे कुंभ होता है भारत में। प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन। लेकिन जो महत्ता प्रयागराज के एक महाकुंभ की है, कुंभ की है, वह अद्वितीय है, क्योंकि इसे बहुत परंपरा के साथ, देवों के साथ जोड़ा जाता है। और ये जाना जाता है कि जब विष्णु भगवान ने जब मंथन हुआ समुद्र का और उस दैत्य अमृत को लेके भाग रहे थे, उस समय उन्होंने जो हमारे भगवान थे, उन लोगों को, उन्होंने देवों को उसकी सुरक्षा के लिए दिया। वो लेकर जब उस अन्न को, उसका को लेकर चले घड़े को, तो 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिनी थी, जिसमें से प्रयागराज भी था। लेकिन प्रयागराज अभूतपूर्व इसलिए है कि वहाँ 3 नदियों का संगम है। और जो कहते हैं कि गंगा जमुना के अलावा सरस्वती लिप्त है, तो ये गलत है। क्योंकि जो महाकुंभ में हमारा मेला लगता है, कुंभ का मेला, तो मेला नहीं है, वह वो एक धर्मावलंबियों का, वो आध्यात्म का एक बहुत प्रमुख लोगों का एक कांग्रेगेशन है, जहाँ पर विद्वान एकत्रित होते हैं। और वो कह सकते हैं कि सनातन धर्म हो, आध्यात्म हो, हमारी परंपराएं हो, संस्कृति हो, इन सब को एक विभिन्न, एक बहुत ही बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत होता आया है। तो मैं यही कहूँगी कि जो सरस्वती लुप्त है, वो लुप्त नहीं है, वो विद्वता की धारा के माध्यम से 45 दिन तक जब कुंभ, महाकुंभ या माघ का मेला भी होता है, उसमें परिलक्षित होती हैं। तो मैं तो ये समझती हूँ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय आध्यात्म और हमारा जो जो हमारी कल्चर है, संस्कृति, इसका बहुत सुंदर समावेश है। और जब आज की आप बात करें, तो हमारी परंपराओं को आधुनिकता से जोड़ते हुए जिस तरह से इस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो पूरे विश्व को आकर्षित करता है। तो ये एक ऐसा एक अवसर है कि जिसमें सनातन धर्म अपनी जो विभिन्न उसके आयाम हैं, उसको वह प्रस्तुत करता है और पूरा विश्व उसको देखने के लिए आता है। मैम, आज के युग में कुंभ की प्रासंगिकता और महत्व को देश के युवाओं तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है? देखिए, ये जो हमारा कलयुग जिसको हम कहते हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, ये भौतिकवादी होता जा रहा है और ये किसी तरह से व्यवसाय की ओर बहुत आकर्षित हो रहा है। अब पूरा विश्व कहीं न कहीं आध्यात्म से, अपनी परंपराओं से, सांस्कृतिक अपनी जो उसकी उपलब्धियाँ हैं, उससे कट रहा है। और जो आधुनिक अभी युवा है या जो बच्चे हैं, वह भौतिकवाद की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो महाकुंभ या कुंभ के ऐसे जो मेले हैं, जिनको हम अध्यात्म का मेला, संस्कृति का मेला, जिसको मानवता का मेला कहते हैं, क्योंकि देखिए यूनेस्को ने भी कहा है कि मानवता का ये अमूर्त ये एक ऐसी धरोहर है जो कि विश्व में इससे बड़ी धरोहर कोई नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर जिसको यूनेस्को ने माना है, वो इसीलिए माना है क्योंकि यहाँ से मन की शांति और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर मिलता है। तो जो संगम में हम डुबकी लगाते हैं या जो संगम के तट पर हमारे जो लोग आकर तप करते हैं, तो यही है कि वह मन और मतलब माइंड एंड सोल, अपने मन को भी और अपने आत्मा को भी शुद्ध करने का काम करते हैं। इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और ये देखते हैं कि हमसे क्या गलतियां हुई, क्या हुई, कैसे एक बेहतर मनुष्य बना जा सकता है, व्यक्ति बना जा सकता है। तो आज भौतिकवादी युग में मानसिक शांति बहुत आवश्यक है। देखिए, सारी बीमारियां हमारी क्यों हो रही हैं? मानसिक तनाव की वजह से। और जो भारतीय आध्यात्म है, वो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर अवलोकन करने का मौका देता है। चाहे योग हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो आध्यात्म का अध्ययन हो।
हमारे वेद हो, पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, अन्य हमारे ग्रंथ हैं। तो कहीं न कहीं वो जीवन की जो जटिलता है, उससे आपको मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। इसीलिए देखिए पूरी दुनिया आज हमसे आकर्षित हो रही है। तो मैं तो समझती हूँ कि आधुनिक दुनिया में आज सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, जो उसके ग्रंथ हैं, आध्यात्म है, उसको वो एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है लोगों को शांति की ओर, मन की शांति दिलाने में। आपकी नज़रों में महाकुंभ के आयोजन में किस तरह के तत्वों को शामिल करना चाहिए जिससे कि कुंभ की ऐतिहासिक और पारंपरिक भव्यता को बनाए रखना चाहिए? नहीं देखो, हम अपने कुंभ को किसी ढांचे में बांध नहीं सकते। जी। ढांचा तो बन गया हज़ारों-हज़ारों साल से और ढांचा ये है कि यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु आते हैं, यहाँ पर हमारी जो हिंदू धर्म की अलग-अलग धाराएँ हैं, शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, ये सब आते हैं, सन्यासी आते हैं, जो लोग भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं, वो आते हैं, जो मानवता में ध्यान रखते हैं, वो आते हैं, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो या किसी भी दुनिया की किसी भी कोने का हो। तो इसमें आने की कोई बाध्यता नहीं है। तो ये एक ऐसा आप कह लीजिए मानवता का मेला है, जहाँ हर व्यक्ति आकर कुछ सीख कर वापस जा सकता है। लेकिन स्पष्ट है कि यहाँ पर वही आते हैं, जो इसको देखिए एक अजूबा है ये। आपके लिए 7 अजूबे दुनिया के होंगे, लेकिन ये ऐसा अजूबा है जिसमें कोई न्योता नहीं दिया जाता, कोई प्रचार नहीं किया जाता। लेकिन उसके बाद भी ये हज़ारों-हज़ारों साल, सैकड़ों साल से यहाँ पर करोड़ों से पहले लाखों की संख्या में, अब करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए 1810 में अंग्रेज़ों ने जब इसकी रिपोर्ट बनाई कुंभ मेला की, तो उन्होंने लिखा कि 1 लाख लोग सोचिए 1801 में जी। 1 लाख लोग संगम के तट पर एकत्रित हुए। कौन-सा कम्युनिकेशन सिस्टम था? जी। कौन से प्रचार का तंत्र था? कुछ नहीं। लोग इकट्ठे रहे और 1830 में है कि 10 लाख लोग आए। हमारा अब 20वीं सदी में आ जाइए, तो 1912-13 का जो हमारा कुंभ हुआ, तो उस महाकुंभ में कहते हैं कि 12 करोड़ लोग आए। जी। जब हमारा कुंभ ये 2018 में हुआ, तो उसमें 20-24 करोड़ लोग आए और अब की अनुमान है कि 40 से 45 करोड़ लोग जी। महाकुंभ में आएँगे। तो ये वो आते हैं जो यहाँ की महत्ता को समझना चाहते हैं, जो भारतीय अध्यात्म को समझना चाहते हैं और इसमें जो सारे हमारे जो सनातन धर्म के जितने गुरु हैं, सन्यासी हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, वो सब यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ एक आपको दिलचस्प बात ये बताऊँ कि आदि शंकराचार्य ने पहली बार ऐसा किया था 8वीं शताब्दी में कि उन्होंने गंगा के तट पर, संगम के तट पर उन्होंने बहुत सारे जितने भी जो धार्मिक गुरु थे, उनको एकत्रित करके और सनातन के बारे में चर्चा की थी। तो आदि शंकराचार्य से शुरू हुआ और बाद में राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने उसको मानवता का स्वरूप दिया। आध्यात्म के साथ-साथ दान पुण्य करके, जो कुछ उनके पास होता था वो हर 6 साल में, 12 साल में आकर दान करके चले जाते। अपने ही नहीं, उनके नीचे जितने राजा थे, वो सब बुलाए जाते थे और सब उसी तरह दान करते थे। और अब लोगों के पास तो देखिए उन दिनों चीन के बहुत सारे ट्रैवलर्स यात्री भी यहाँ आए, उनमें हुआनसांग था, उसमें फाहिन थे। उन्होंने तो अपने अपने वृत्तांतों में लिखा है कि किस तरह से हर्षवर्धन आके सब कुछ दान करके चले जाते थे और वही नहीं, मालवा के राजा आते थे, काशगर के राजा आते थे। तो एक ऐसी स्थली बन गई थी, जहाँ मानवता ने धीरे-धीरे पनप कर एक महान स्वरूप लिया था। मानवता मतलब एक मानव का सम्मान करना, मानव को समझना और जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ अपने धन को बाँटना, सुख बाँटना। तो यहाँ अध्यात्म भी है, परंपरा भी है, अपनी आत्मा की शुद्धि भी है, मन की शांति भी है और एक-दूसरे को समझकर एक भ्रातृत्व का भाव, सेंस ऑफ ब्रदरहुड ये भी है। तो आई थिंक इस तरह का कहीं भी कांग्रीगेशन दुनिया में नहीं है, जो मानवता से परिपूर्ण हो। तो मैं तो यही समझती हूँ कि ये मेला अपने आप में अभूतपूर्व है। जी। मैम, 2025 का महाकुंभ पूर्व के महाकुंभ से किस तरह से इसको अलग देखती हैं आप? सरकारों का उसके प्रति विशेष ध्यान देना और उसके भव्यता को एक बहुत ही प्रखर रूप देना और जो वहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी हर सुविधा का ध्यान रखना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से विकसित करना कि विश्व ख्याति का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ये तभी संभव हुआ जब 2017 में वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के जब 2014 में केंद्र में
हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। तो जब सनातन में विश्वास रखने वाली सरकारें केंद्र में और प्रदेश में आईं, तब उन्होंने इस मेले को, जो कि हमारी धरोहर है, देखिए यूनेस्को ने 2013 में कह दिया था कि इट इज़ एन इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, और मतलब कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है ये कुंभ मेला। पर इसको वो रूप देने का काम मोदी जी के संरक्षण में, उनके गाइडेंस में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। अब आप खुद देखिए 2013 में जो व्यवस्थाएं थी, उसमें जब लौट रहे थे हमारे ये श्रद्धालु, तो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हुआ, दर्जनों लोग मर गए, बीमारियां हुई, लोग खो गए, बहुत कष्टों का लोगों ने सामना किया, क्योंकि व्यवस्था नहीं होती थी और 1,000 करोड़ रुपया भी खर्चा नहीं किया गया था। लेकिन जब योगी जी आए, तो उन्होंने उसको वो रूप दिया, वो भव्यता प्रदान करी, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ आंकड़े देती हूँ। अब देखिए, जब मेला 2013 का महाकुंभ हुआ, तो उस समय जो सरकार थी, वो अन्य सरकार थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। पर उन्होंने क्या किया, बहुत न्यूनतम व्यवस्थाएं करी, और मेला जो था वो कुल 800 हेक्टेयर लैंड में, जमीन में था। तो स्टैम्पीड होने का, जान जाने का खतरा, सुविधाओं का खतरा था। कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया गया लोगों की सुविधा के लिए। गंदगी रहती थी, जो सैंड है, जो वहाँ पर बालू है, उसी में लोग अपना जो स्वच्छता का काम करते थे, अब उसी में कह लीजिए कि गंदगी होती थी। लेकिन जब योगी जी आए, तो उन्होंने पहले तो मेला का विस्तरण किया, क्योंकि संख्या बढ़ रही थी, और उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि करीब-करीब 3200 हेक्टेयर उन्होंने एरिया बढ़ाया मेले का, और इस बार वो 4000 हेक्टेयर में बन रहा है। और उसके अंतर्गत न केवल भारत की सांस्कृतिक एग्जीबिशंस लगाई गई, नुमाइशें लगाई जा रही हैं, उसमें टेंट सिटीज़ बन रही हैं हर तरह के तबके के लोगों के लिए। उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारे बालों में मल ना जाने पाए, उसके लिए लेटेस्ट डिस्पोजेबल टेक्निक जो होती हैं सीवेज की, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने, जो हमारे वहाँ पर श्रद्धालु आके रहते हैं, जिनको कल्पवासी बोलते हैं, पहले कल्पवासियों की संख्या बहुत कम होती थी, इस बार बहुत अधिक होने वाली है। करीब-करीब पिछले बार 1.25 लाख थे 2018 में, अब की बार 1.5 लाख कल्पवासी परमानेंट रहेंगे वहाँ। तो 40 करोड़ लोग आएँगे। मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि गार्बेज फ्री एरिया, कहीं पर भी गंदगी नहीं, प्लास्टिक फ्री एरिया होगा। वहाँ पर पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, गूगल मैपिंग होगी, उसके अलावा वहाँ पे इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सेंटर होगा। वहाँ पर जो कुछ है, सब बिल्कुल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल, वर्ल्ड क्लास प्रयोग होगा। उसमें आईसीटी होगा, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। उसमें पीएमआईएस होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफ्रा सिस्टम बनेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा। वहाँ पर आईसीटी के अलावा फेशियल रिकग्निशन अटेंडेंस होगी। वहाँ पर हमारे लगातार मॉनिटरिंग होगी, करीब-करीब 900 वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं। एक बार देख लो, इतनी ज़बरदस्त वहाँ मॉनिटरिंग होगी, जो ना केवल हमारे सैनिटरी सिस्टम को ठीक करेगी, ना केवल हमारे वहाँ पर जो मूवमेंट होगा पिलग्रिम्स का, जो श्रद्धालुओं का मूवमेंट होगा, उसको मॉनिटर करेगी, कहीं पर भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे, कहीं पर स्टैम्पीड ना होने पाए, और कहीं पर, अब आप देख रहे हैं कितना आतंकवाद दुनिया में फैल रहा है, कोई आतंकवादी घटना ना घटने पाए, उसका ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया है। ड्रोन कैमरास लगाए जा रहे हैं लगातार। तो ये समझ लीजिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हाई क्लास वर्ल्ड स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सेंटर बन रहा है, जहाँ सैकड़ों दुनिया भर से आए हुए जो हमारे पत्रकार होंगे, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी। अब तो इस तरह से जो व्यवस्था, गेट्स बन रहे हैं, भारत की जो हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको, जो सांस्कृतिक हमारी परंपराएं हैं, उसका प्रदर्शन होगा। 2 दर्जन से ज़्यादा वहाँ मंच लग रहे हैं। जी। पूरे देश से आए हुए जो कलाकार हैं, उस पर वो अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। तो इट्स अ सेंटर फॉर इंटीग्रेशन ऑल्सो, कि हमारा जो पूरे देश के अंदर जो एकता है, उसका प्रदर्शन होगा। आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक भी। जी। हम लोग एक हैं, ये इस प्रकार का इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, वो वहाँ पर नज़र आएगा। सारी कलाएँ दिखाई देंगी। हमारी जो टेक्सटाइल्स हैं, गृह उद्योग से लेके मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वहाँ बाज़ारें लगेंगी। उन बाज़ारों में सोचिए, अनुमान है कि 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार 45 दिन में होगा प्रयागराज में, 20,000 करोड़। जी। सड़कें का चौड़ीकरण, पूरे सिटी में पेंट माई सिटी कैंपेन, उसके बाद
अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स, इतने सुंदर राउंड अबाउट्स, उसमें हमारी आकृतियां, हमारी संस्कृति का प्रदर्शन आप सोच भी नहीं सकते। लेटेस्ट मॉडर्न मॉडर्न फैसिलिटीज के एयरपोर्ट्स और पूरे सारे जितने रेलवे स्टेशन हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पॉन्टून ब्रिजेस बन रहे हैं, 6 लेन का हमारा पापामोप पे एक परमानेंट ब्रिज बन जाए जो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ब्रिज होगा, रिंग रोड्स बन रही। तो ये समझ लीजिए कि एक इस कुंभ की वजह से जो पहले कभी नहीं हुआ, कहते हैं कि 144 साल में कुंभ का जो एक स्वरूप होता है ना वो 12 साल वाला, 144 वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2001 में हुआ था, उसमें कोई भव्यता नहीं थी। 2013 में हुआ, कोई भव्यता नहीं। 2018 में कुंभ में और 2025 के महाकुंभ में, जब से मोदी जी और योगी जी डबल इंजन की सरकार चल रही है, जी सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को, हमारी जो धरोहर है संस्कृति में, सबका जिस प्रकार से उसको प्रोत्साहन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है, मैं समझती हूँ कि कुंभ ने पूरी दुनिया को, कुंभ मेले ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। ये भी सच है, ये तो दुनिया मानती है कि धर्मावलंबियों का इससे बड़ा मेला दुनिया में कहीं नहीं होता है, कभी भी नहीं होता था। समागम जो है ये तो हाँ, मतलब समागम। तो आप खुद सोचिए कि अच्छा और इस समय कितना सुंदर समय होता है। ये पूरे एशिया से रूस से तक यहाँ पर चिड़ियाँ आती हैं जी और वो चिड़ियाँ इतना सुंदर छटा होती है वहाँ पर। तो सौंदर्य से परिपूर्ण, इतिहास से परिपूर्ण, अध्यात्म से, संस्कृति से, परंपरा से, विद्वता से, ज्ञान से ये मेला नहीं है। आप कह सकते हैं कि ये तो एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है। जी एक ऐसी संसद लगती है वहाँ जहाँ सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन की असली असली मतलब को समझाने की, हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को विश्व के सामने रखने की। ये एक अद्भुत स्थान है। कोई इसमें प्लानिंग नहीं होती। हाँ, सरकार अपनी ओर से आयोजन प्रायोजन करती है और अगर सरकार अपने कर्तव्य को ठीक से समझती है तो योगी जी मोदी जी ने समझा। हर हमारे श्रद्धालु को हक है, अधिकार है कि वो अच्छे वातावरण में, सरल और सुविधाजनक वातावरण में अपने धर्म का करे और संगम की ये तो अलग विशेषता है। तो मैं समझती हूँ जो भव्यता और दिव्यता इस बार होने वाली है वो अभूतपूर्व होगी। सभी को आना चाहिए, पूरे विश्व से लोग आते हैं जी और इस बार भी आएंगे, 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। और एक दिन जो हमारे मुख्य स्नान होते हैं, जी मौनी अमावस का नहीं, मौनी अमावस का जो मुख्य स्नान होता है, जी एक दिन में 5 करोड़ से ज्यादा आदमी स्नान करेगा एक दिन में। तो आप सोचिए जरा कि इसके लिए अगर सरकार व्यवस्था नहीं करेगी, ट्रॉमा सेंटर्स बन रहे हैं जगह जगह पर, जी कोई बीमार हो जाए तो क्या, तो इट इज थाने। आपको पता है कि वहां पर तो करीब करीब समझ लिए 55 थाने बन रहे हैं उस मेला, 55 थाने, मेला क्षेत्र 155 चौकियां। जी ये कोई मेला थोड़ी है भाई, इट इज एक तो वहां पर कह सकते हैं कि इट्स अ कांग्रेगेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का वहाँ जो है समागम होने वाला है। तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं और हम समझते हैं पूरा भारत एक्साइटेड है और जो लोग आएंगे उनको एक अद्भुत अनुभव दिलाने का एक सुंदर मौका है। मैम आप प्रयागराज की पूर्व मेयर रह चुकी हैं, प्रयागराज से आप सांसद भी रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उत्तर प्रदेश की टूरिज्म मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। 2025 के महाकुंभ में पूरे विश्व को किस तरह से आमंत्रित करना चाहेंगी आप? देखिए, मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हूँ, मैंने इतिहास का अध्यापन किया है, उसको पढ़ाया भी है। मैं इलाहाबाद की महापौर रह चुकी हूँ, मैं रह चुकी हूँ। मैं विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री भी रह चुकी हूँ। तीनों हैसियत से मैं और मेरा जन्म प्रयागराज का है। मैं कह सकती हूँ कि अगर कुंभ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर कुंभ देखा तो आपको मानवता का क्या अर्थ है वो समझ में आएगा। आपको संस्कृति क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है, अध्यात्म की दिशा क्या होती है, वो तब समझ में आएगा। और कैसे बिना किसी भेदभाव के एक जगह पर करोड़ों लोग एकत्रित होकर एक साथ अपनी संस्कृति को सेलिब्रेट करते हैं, उसका त्योहार मनाते हैं, ये देखने का अवसर मिलेगा। अभूतपूर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ कि आप आइए। ये जो आप अनुभूति लेकर जाएंगे, ये आजीवन आपके साथ रहेगी और आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। एक ऐसा सुंदर नगर बसता है, जिला बसता है, जो कि आपकी आंखों में समा जाएगा और आप आश्चर्यचकित होकर लौटेंगे। और जब तक आप जीवित रहेंगे उसके बारे में आप जरूर चिंतन और विचार करेंगे। आइए और मानवता के संगम में डुबकी लगाइए। द फर्स्ट फिटनेस के पॉडकास्ट में आप आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।